हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो आप लोग के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ये इसका थर्ड पार्ट है। इससे पहले भी मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड किए हैं, तो उसकी एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्रुप बैंकिंग का दोष क्या है? व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ ग्रुप बैंकिंग? डाइवर्जन ऑफ फंड्स, मोनोपोली, इनएफिशिएंसी, ऑल द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ग्रुप बैंकिंग होती है, कि बैंक आपके बहुत तरह के होते हैं, जो ग्रुप बैंकिंग होती है उस बैंकिंग का डीमेरिट क्या होती है, उसका दोष क्या होता है? धन का विचलन, यानी कि ग्रुप बैंकिंग है तो कई कई जो है बैंक होंगे, तो उसमें कई बैंक या किस तरह से कहिए कि जो है एक आपका होल्डिंग बैंक होता है, बाकी उसके सब्सिडरी बैंक होते हैं, तो उसमें बहुत से बैंक्स आते हैं। तो वहाँ पर क्या रहता है कि डाइवर्जन हो जाता है फंड का, एक अधिकार, क्योंकि कई आपस में मिल जाते हैं तो उससे बाकी की जो इकोनॉमी है उस पर मोनोपोली की एक स्थिति आ जाती है। इनएफिशिएंसी, अकुशलता, अगर आपका जो होल्डिंग बैंक है या कोई भी बैंक अकुशल तरीके से काम कर रहा है तो बाकी बैंकों पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। ये तीनों ही क्या है, इसके डीमेरिट हो जाएंगे। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन बैंकिंग का कौन सा अवगुण नहीं है विच इज नॉट डीमेरिट ऑफ चेन बैंकिंग? डिले इन डिसीजन, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, डिफिकल्टी इन कंट्रोल, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चेन बैंकिंग होती है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उसकी डीमेरिट नहीं होता है? तो यहाँ पर चेन बैंकिंग में निर्णय में देरी, ये भी इसका एक अवगुण होता है, क्योंकि चेन है, कई एक बैंक होते हैं, तो यहाँ पर अवगुण रहेगा इसमें कि निर्णय में डिले हो जाता है। लचीलेपन की भी कमी रहती है और नियंत्रण में भी कठिनाई होती है, कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। तो तीनों ही अवगुण है और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कौन सा अवगुण नहीं है, तो यहाँ पर हमारा एक आंसर जो होगा, क्योंकि ये अवगुण होंगे इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है, नन ऑफ दीज, ये करेक्ट आंसर होगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बैंकिंग जो उद्योग और वाणिज्य दोनों की दीर्घकालिक और अल्पकालिक वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है कहलाती है? द बैंकिंग विच इज एबल टू मीट द फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज डैश। वर्चुअल बैंकिंग, मिक्स्ड बैंकिंग, ग्रुप बैंकिंग, नन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बैंकिंग में जो उद्योग है या फिर जो वाणिज्य होता है, दोनों की ही जो आवश्यकताएं होती हैं उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह के लोन्स को प्रोवाइड करवा रही है, फाइनेंसिंग करती है, तो वो कौन सी बैंकिंग होती है? वो कहलाती है मिक्स्ड बैंकिंग, मिश्रित बैंकिंग। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ग्राहकों की ओर से वित्तीय प्रतिभूतियों के निर्गम प्रबंधक है डैश आर द इशू मैनेजर्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। मर्चेंट बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग या फिर नन। यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सी बैंकिंग है या किस तरह का बैंकिंग का कार्य जो होता है जिसमें ग्राहकों की ओर से अपने क्लाइंट की तरफ से जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं उनका प्रबंध करने का कार्य करता है। तो वो कौन से बैंक होते हैं? वो हो जाते हैं मर्चेंट बैंक जो होते हैं, मर्चेंट बैंकिंग कहलाती है ये। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EFTOPS, फोन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग इसके उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो फोन बैंकिंग हम कर रहे हैं या इंटरनेट बैंकिंग करते हैं या EFTOPS है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये मर्चेंट बैंकिंग का, वर्चुअल बैंकिंग का, यूनिट बैंकिंग का, नन। तो इंटरनेट बैंकिंग, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया था, तो वहाँ पर जो इंटरनेट बैंकिंग का या फोन बैंकिंग का हम यूज करते हैं तो किसमें करते हैं? वो हो जाती है हमारी वर्चुअल बैंकिंग। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। EFTOPS क्या है, आइए इसकी फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इसमें कुछ फुल फॉर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, कोई भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि जब भी बिक्री होती है, विक्रय के टाइम पर जो इलेक्ट्रॉनिकली हम फंड को ट्रांसफर करते हैं, ये हो जाता है आपका EFTOPS। तो यहाँ पर एक आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वो भी किसके माध्यम से पॉसिबल है? वर्चुअल बैंकिंग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक का सेटअप इन। निर्यात और आयात बैंक की स्थापना की गई थी 1981, इन 1978, 1975, 1960। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपको शॉर्ट में एग्जिम बैंक बोलते हैं इसको, और इसका फुल फॉर्म अगर पूछता है तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक हो जाती है।
इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन है। ऐसा तो नाम से क्लियर हो गया है आपको किस लिए की गई थी। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी कि जिससे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जिम बैंक का मुख्य कार्य है। द मेन फंक्शन ऑफ एग्जिम बैंक, ग्रांटिंग ऑफ डायरेक्ट लोन इन इंडिया एंड आउटसाइड फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ग्रांटिंग ऑफ लोन फॉर इंडस्ट्रियल हाउसेज एस्टैब्लिश्ड अब्रॉड, ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा है कि जो एग्जिम बैंक है उसका मुख्य कार्य क्या है या मेन फंक्शन क्या होता है। आयात और निर्यात के उद्देश्य से भारत और बाहर प्रत्यक्ष ऋण देना, स्थापित औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करना, आयात एवं निर्यात हेतु लाइसेंस प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। तो एग्जिम का जो मेन काम होता है, क्योंकि आपको पहले उसकी फुल फॉर्म उसी से क्लियर हो रहा है, एक्सपोर्ट एक्सपो इम्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड करवाता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इसको आप एक्सपोर्ट कर सके, पूंजी का निर्माण हो सके, विदेशी पूंजी अपने देश में आ सके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने एग्जिम बैंक की स्थापना किस उद्देश्य से की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप एग्जिम बैंक विद एन ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइड्स लाइन्स ऑफ क्रेडिट एलओसी, अगर फुल फॉर्म से एलओसी की पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लाइन्स ऑफ क्रेडिट, टू एनेबल इंडियन एक्सपोर्टर्स टू एंटर न्यू ज्योग्राफीज, to enhance export from India and to integrate the country's foreign trade and investment with the overall economic growth, enhance export opportunities for India and driven the economic growth of the nation, none of the above। तो एक चीज का आपको क्लियर इसमें और हो जाता है, एक तो फुल फॉर्म आपको क्लियर हो गई, एलओसी अगर पूछता है तो लाइन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा ये चीज क्लियर होती है कि इसकी स्थापना जो की थी वो किसने की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी, भारत सरकार के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि स्थापना का मेन उद्देश्य क्या था, ये तो हमें पता है कि बढ़ावा देने के लिए, लेकिन इसमें एग्जैक्टली क्या उद्देश्य था कि जो भारतीय निर्यातक हैं उनको नए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश करने में सक्षम बनाना और उसके लिए क्रेडिट प्रोवाइड कराना, भारत से निर्यात बढ़ाना और देश के विदेशी व्यापार और निवेश को समग्र आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करना, भारत के लिए निर्यात के अवसर में वृद्धि और देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिले। तो क्या उद्देश्य था इसमें से, या इसमें से कोई भी उद्देश्य नहीं था। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि भारत से निर्यात को बढ़ाना और देश के विदेशी व्यापार और निवेश को समग्र आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करना। इसमें आपका कंप्लीट आ जाता है टू एनहांस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड टू इंटीग्रेट द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये वाली जो लाइन है इसमें आपका सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। जब इसका आपके ऑप्शन दे रखे हो कि सभी लग रहा है कि आंसर है, तो वहां पर ये ढूंढा करिए कि सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा आंसर है, या जो जिसमें ज्यादा चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। जैसे कि आपका समग्र आर्थिक विकास की बात कर दी गई है, कंप्लीट ग्रोथ की बात, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो उसमें सभी कुछ आ जाएगा, हर तरह की चीजें आ जाएंगी, तो वही आपका आंसर होगा। एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जिम बैंक का पूर्ण स्वामित्व है। एग्जिम बैंक इज होली owned by Government of India, RBI, subsidiary of Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, none of the above। तो एग्जिम बैंक का पूर्ण स्वामित्व किसका है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ही था कि जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था वहीं पर क्लियर हो गया था कि एग्जिम बैंक का जो पूर्ण स्वामित्व है किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही उसको स्थापित किया था, इसको बनाया था। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। कब स्थापना की थी इसकी, 1981 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जिम बैंक का मुख्यालय है। हेडक्वार्टर्स ऑफ एग्जिम बैंक, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, नन ऑफ द अबव। जो एग्जिम बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी की स्थापना क्यों की गई। सिडबी वाज सेटअप फॉर recover the functions of small business financing of IDBI, recover the venture capital operations of ICICI, reconstruct and rehabilitate the sick and closed industrial units financed by IDBI, facilitate finance and promote India's foreign trade। तो सिडबी की स्थापना क्यों की गई थी, तो सिडबी भी एक चैप्टर है आप लोगों में। सिडबी क्या हो जाता है, सिडबी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई की क्या हो जाती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो नाम से क्लियर हो जाता है, सिडबी है स्मॉल लघु उद्योग, जो लघु उद्योग होते हैं, लघु औद्योगिक इकाई है एक तरह से ये, तो लघु क्षेत्र में उद्योग होते हैं उनको फाइनेंस की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है।
तो यहाँ पर इसकी स्थापना की बात अगर कर रहे हैं तो आईडीबीआई के लघु व्यवसाय वित्त पोषण के कार्यों का अधिग्रहण करने के लिए, क्योंकि आईडीबीआई जो होता है वो बड़े स्तर पर प्रोवाइड करा रहा है, तो वहाँ पर जो लघु व्यवसाय में जो एक्सरसाइज होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको जो लोन प्रोवाइड कराना है इंडस्ट्रियल एरियाज में, तो वहाँ पर उसके लिए सिडबी की स्थापना की गई थी, जिससे कि बाकी के जो भी कार्य हैं आईडीबीआई आसानी से कर सके, या एक तरह से कहिए कि उसका काम कम हो जाए, कार्यभार कम करने के लिए या फिर विस्तार करने के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे है कि उद्यम पूंजी संचालन का अधिग्रहण ये भी नहीं होगा। आईडीबीआई द्वारा वित्त पोषण, बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयों का पुनर्निर्माण और पुनर्वास करना ये भी नहीं होगा। भारत विदेशी सिडबी का विदेशी व्यापार से कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या आंसर है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बैंक्स नेशनलाइज्ड सिंस 1969 इज। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? यहाँ पर 8, 12, 14, 20। तो 1969 में जो किया गया था राष्ट्रीयकरण वो 14 बैंकों का किया गया था। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद दोबारा फिर एक राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? 1980 में। कितने बैंकों का किया गया था? 6 बैंकों का किया गया था। तो यहाँ पर लेकिन 1969 पूछा है, तो एक आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 14 बैंक का। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।